गुड मॉर्निंग। संसाधन भूगोल की नेक्स्ट क्लास में आज हम देखते हैं संसाधन भूगोल का विकास। सो इन दिस क्लास विल टॉक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी। हम शॉर्ट में देखेंगे कि जो संसाधन भूगोल है वो कैसे विकसित हुई है। तो हम देखते हैं कि जो मानव संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ है तो उसके साथ ही भौगोलिक ज्ञान का भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस समय इसका जो स्वरूप था, इसका जो स्कोप था, वो बहुत ही व्यापक था। भौगोलिक ज्ञान का जो स्वरूप था वो व्यापक था तथा सभी चीज़ों को हम एक ही ब्रांच में पढ़ते थे। तो प्रारंभ में केवल खगोलीय विज्ञान और भौतिक भूगोल विकसित हुए, लेकिन कालांतर में यही जो दोनों ब्रांचेज हैं वो विकसित होके बहुत सारे अलग अलग भूगोलों में विकसित हो गई। देखो, पहले मानव की जो प्राथमिक आवश्यकताएं थी, जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, अ, इनकी पूर्ति के लिए मानव बहुत सारे क्रियाकलाप करता था। ठीक है, जैसे कंदमूल फल इकट्ठे करना, आखेट करना, फिर मत्स्यन करना, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि क्रियाएं, खनन क्रियाएं आदि मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं थी। इसके लिए उसको संसाधनों की आवश्यकता हुई। संसाधन मतलब जैसे वन, चरागाह, जलाशय, कृषि योग्य भूमि। और इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए उसने तकनीकी विकास किया या उसकी खोज में वो प्रयत्नशील हुआ। तो इस प्रकार मानव जो है उसको संसाधनों से उसका परिचय हुआ। और यही जो समय था, ये क्या था, ये संसाधन भूगोल के विकास का प्रारंभ काल था। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे ये जो शाखा है, ये जो ब्रांच है, वो एक पूर्ण ब्रांच के रूप में, संसाधन भूगोल के रूप में विकसित हुई। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में भूगोल की दो ब्रांचेस थी। ठीक है, जब सिस्टमेटिक अध्ययन भूगोल का प्रारंभ हुआ तो जो भूगोल की दो शाखाएं थी, एक थी भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरी थी मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें जो संसाधन भूगोल थी वो उसका अध्ययन किया जाता था मानव भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, अब आप देखोगे मानव भूगोल में बहुत से विद्वानों ने उस टाइम पर संसाधनों के महत्व के बारे में बात की है। जैसे जो फ्रांसीसी विद्वान हुए हैं जीन ब्रून्स, जिन्होंने पॉसिबिलिज्म दिया, संभववाद दिया। ये मानव भूगोल के सिद्धांत, इनकी एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये ऑलरेडी हम जीन ब्रून्स को डिस्कस कर चुके हैं। ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की बात करते हैं। ठीक है, तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में भूमि और दोहन को विशेष स्थान देते हैं। ठीक है, मूलभूत आवश्यकताओं में बताते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, वस्त्र और निवास। और भूमि दोहन के अंतर्गत ये बात करते हैं कृषि की, पशुपालन की, आखेट की, खनन की आदि व्यवसायों की। इसके साथ ही एल्सवर्थ हंटिंगटन का वर्गीकरण देखोगे तो ये प्राकृतिक दशाओं की बात करते हैं। प्राकृतिक दशाओं में क्या क्या बोलते हैं? जल, मृदा, खनिज, जीव जंतु और पादप। ठीक है, इसके अलावा ये एक मानव अभिव्यंजना है। तो मानव अभिव्यंजना जिसमें जिसमें मानव और जो आपके संसाधन हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, उसमें ये बोलते हैं कि इसमें मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं की बात करते हैं, व्यवसायों की बात करते हैं और विभिन्न प्रकार के संसाधनों की बात करते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन के बारे में। तो ये जो समय था, ये संसाधन भूगोल के विकास का काल था। इसके बाद में क्या हुआ कि जो मानव भूगोल की जो दो ब्रांचेस थी, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, इनमें और भी बहुत सारी ब्रांचेस निकली और उनका पूर्ण रूप से विकास हुआ। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते मानव भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल एक पूर्ण सब्जेक्ट के रूप में विकसित हो चुका था। ठीक है, और आर्थिक भूगोल से बाद में किसका विकास हुआ? संसाधन भूगोल का। तो आर्थिक भूगोल विभिन्न क्षेत्रों में पृथ्वी तल के संसाधनों और मानव की आर्थिक क्रियाओं और उनके इंटरेक्शंस का अध्ययन और व्याख्या करता है। ठीक है, और इसी से निकल के आया आपका संसाधन भूगोल। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक बड़ा डोमेन है मानव भूगोल। मानव भूगोल में एक ब्रांच है आपकी आर्थिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल की एक सब ब्रांच है संसाधन भूगोल। देखो, मानव भूगोल के अध्ययन में वातावरणवाद या एनवायरमेंटलिज्म की विचारधारा का महत्व है। इसके बाद में निश्चयवाद आया। जो निश्चयवाद था ये था। संभववाद इसके विपक्ष में या इसके काउंटर में आया।
ये विचारधाराओं ने पृथ्वी पर मानव और पृथ्वी के संबंधों की चर्चा की है। इसी के कारण संसाधनों का महत्व बढ़ा है, क्योंकि जितने ज़्यादा संसाधन होंगे या जितने विकसित संसाधन होंगे, मानव प्रकृति के साथ उसी उसी प्रकार से, उसी रेशियो में, उसी प्रपोर्शन में उसके साथ compete कर सकता है या संतुलन में रह सकता है। ठीक है, तो ये जैसे कि बताया कि जैसे जैसे भूगोल में विशेषीकरण हुआ, स्पेशलाइजेशन हुआ, वैसे वैसे नई ब्रांचेस बनी। तो आर्थिक भूगोल में से एक ब्रांच बनी आपकी संसाधन भूगोल। वो क्यों बनी? क्योंकि भूगोल में धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन आया। ठीक है, ये जो इसका विकास क्रम था। इसके बाद में जब संसाधनों का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि मानवीय संसाधनों पर बल दिया जाने लगा, क्योंकि मानव संसाधन द्वारा ही क्या किया गया, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए तकनीकी का विकास किया गया। तो मानवीय संसाधनों को बल दिया जाने लगा। ठीक है, और दूसरी बात थी प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग पर बल दिया जाने लगा, क्योंकि तब संसाधन संरक्षण की जो भावना थी वो विकसित हो चुकी थी। तथा सबसे बड़ी बात क्या थी कि यदि मानव को प्रगति करनी है तो उसको संसाधनों का आकलन करना होगा। साथ ही जो संसाधन उसके पास उपलब्ध हैं उन संसाधनों का उसको अधिकतम एवं अनुकूलतम उपयोग करना संभव बनाना पड़ेगा। उस ऐसा जो देश कर पाएगा वही क्या कर सकता है, आर्थिक प्रगति कर सकता है। और सबको पता लग गया कि आर्थिक प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक आप संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं कर सको। ठीक है, तो इस वजह से संसाधन भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल के अंदर एक सब डोमेन के रूप में विकसित हुआ। ये पता ही है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए जो संसाधन है परमावश्यक हैं। यांत्रिक कुशलता और प्रौद्योगिकी का विकास, इसकी वजह से आपका संसाधन भूगोल का उत्तरोत्तर विकास हुआ। अभी ये जो संसाधन भूगोल हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको बाद में नेक्स्ट चैप्टर में वैसे देखेंगे कि संसाधन क्या है, उसका डिटेल में देखेंगे, लेकिन ऐसे ग्लोसरी उसको हम आज देखते हैं। तो संसाधन क्या है? संसाधन वे सभी समस्त पदार्थ हैं जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, जिनकी कुछ यूटिलिटी होती है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। तो ये दोनों कंडीशन जो पूरा करते हैं वो हैं आपके संसाधन। तो भूमंडल के वे समस्त पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। उसके बाद में आते हैं रेजिस्टेंसेस या प्रतिरोधक तत्व। ये क्या होते हैं? पदार्थ या संस्कृति के हानिकारक तत्व जो मानव संसाधन विकास को बाधित करते हैं उनको बोलते हैं प्रतिरोधक तत्व। तो संसाधनों के विकास को जो बाधित करते हैं उनको कहेंगे हम प्रतिरोधक तत्व या रेजिस्टेंस। उसके बाद में एक आता है न्यूट्रल स्टफ या उदासीन तत्व। ऐसे पदार्थ जो न तो मानव के लिए लाभकारी है न ही हानिकारक, तो ये कहलाएगा न्यूट्रल स्टफ। लेकिन यही न्यूट्रल स्टफ की जब उपयोगिता, इसमें जब तकनीकी या टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो न्यूट्रल स्टफ है ना, ये कन्वर्ट हो सकता है आपका किस में, रिसोर्सेज में। तो रिसोर्स विकास के लिए क्या चाहिए कि न्यूट्रल स्टफ को आप रिसोर्स में कन्वर्ट कर दो और जो रेजिस्टेंसेज हैं या प्रतिरोधक तत्व हैं उनको आप न्यूनतम कर दो। तो क्या हो जाएगा, संसाधन आपका अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, और ये कब होएगा? जब आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में होंगे, उस फेज़ में होंगे जिसमें आप तकनीकी के माध्यम से ऐसा कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक। अब स्टॉक फ्लो एक कंसेप्ट है। तो स्टॉक क्या है? पृथ्वी के भौतिक तथा जैविक वर्ग की ऊर्जा और द्रव्यमान का संपूर्ण योग, उसको कहते हैं स्टॉक। रिजर्व्स क्या होते हैं? आपके संसाधन रिजर्व या आरक्षित भंडार क्या होते हैं? संसाधनों का वह उपभाग जो वर्तमान में तकनीकी उपलब्ध ना होने की वजह से उपयोग में नहीं किया जा रहा है। अर्थात संसाधन जो अभी उपयोग में नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि वर्तमान में हमारे पास उसके उपभोग करने के लिए तकनीकी उपलब्ध नहीं है, या वो ऐसी जगह पे अवस्थित हैं जहाँ से हम खनन नहीं कर सकते। तो उनको कहेंगे हम आरक्षित भंडार।
लेकिन इसके साथ कंडीशन यह है कि भविष्य में तकनीकी उपलब्ध होने पर इनका प्रयोग किया जा सकेगा। उसके बाद में आते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित या विभव संसाधन। ये ऐसे संसाधन हैं जो वर्तमान में तो प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में इसके विकास की संभावनाएं हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इनको कहेंगे हम पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? देखो, रिसोर्स मैनेजमेंट की सिंपल डेफिनेशन है किसी संसाधन का कुशल नियंत्रण, प्रबंधन और अनुकूलतम उपयोग। साथ ही यदि हम उसका कुशल नियंत्रण करेंगे, प्रबंधन करेंगे और अनुकूलतम उपयोग करेंगे तो क्या होगा? अनावश्यक क्षति से संरक्षण, उसकी अनावश्यक क्षति नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं किसके अंतर्गत? रिसोर्स मैनेजमेंट या संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण और प्रबंधन लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं। प्रबंधन उसको मैनेज करता है और संसाधन क्या करता है? संरक्षण क्या करता है? उसका संरक्षण करता है। कंजर्वेशन में क्या करेंगे हम? उनका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, उनको सुनियोजित तरीके से उपयोग करेंगे, वैज्ञानिक और विधि सम्मत उपयोग करेंगे, समन्वित मूल्यांकन होना चाहिए उनका, मतलब इंटीग्रेटेड इवेल्युएशन, ठीक है। दोहन ऐसे तरीके से करें कि वो क्षति ना हो संसाधनों की। उनका विकास और सदुपयोग, विकास मतलब ऐसी तकनीकी विकसित करना कि और एडवांस तरीके से उसकी माइनिंग हो सके ताकि वेस्ट मिनिमाइजेशन हो सके और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो सके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में आएंगी? आपकी संसाधन संरक्षण में। संसाधन संरक्षण और संसाधन प्रबंधन में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। उसके बाद आता है कार्यात्मकता या फंक्शनैलिटी। तो ये क्या होती है? यह भौतिक और अभौतिक तत्वों की मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता होती है, जो उन्हें प्रकृति, मानव एवं संस्कृति के अन्योन्य क्रियाओं से प्राप्त होती है। इसी फंक्शनैलिटी की वजह से कोई भी न्यूट्रल स्टफ किस में बदल जाता है? रिसोर्स में, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि न्यूट्रल स्टफ क्या होता है, तो कोई भी न्यूट्रल स्टफ यदि उसकी फंक्शनैलिटी उसमें आ जाती है तो वो क्या बन जाएगा? एक संसाधन बन जाएगा। मानव संसाधन क्या होते हैं? देखो, संसाधनों के निर्माता भी है मानव और मानव उसका उपभोक्ता भी है। तो मानव की दोहरी भूमिका है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि संसाधन विकास के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है? मानव। वो जब संसाधन के रूप में काम करता है तो उसको बोलेंगे मानवीय संसाधन, ठीक है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि मानव एकमात्र ऐसा संसाधन है जो उसका उपभोग करता भी है और उसका निर्माता भी है। सांस्कृतिक संसाधन क्या होते हैं? अब मानवीय संस्कृति के जो टेंजिबल और इनटेंजिबल, मूर्त और अमूर्त दोनों लक्षण हैं, ये क्या कहलाएंगे? आपके कल्चरल रिसोर्सेज। टेंजिबल क्या होते हैं? टेंजिबल वो होते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, जिनको आप फील कर सकते हो। और इनटेंजिबल क्या है? अमूर्त, जो आप दिखते नहीं हैं आपको, जैसे ज्ञान है, ठीक है, हेल्थ है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो अमूर्त संसाधन कहलाएंगे। और मूर्त संसाधन में कोयला, लोहा, खनिज तेल जो आपको विजिबल है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ ग्लोसरी हमने डिस्कस की। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे रिसोर्स की डेफिनेशन और जिमरमैन का क्लासिफिकेशन जो उन्होंने रिसोर्सेज के लिए दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।